परसों जो हम टेस्ट लिए थे उसका डिस्कशन हम यूट्यूब पर ही करवा देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 से असाइनमेंट निकाल लीजिए, सेट वाला क्वेश्चन, और हम बनाते चलते हैं। ठीक है। इक्यावन नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। आधार का व्यास पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एगो बेलन बनाते हैं। तो हम बोले बेलन अगर आप बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया बेलन, ये बेलन हो गया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 110 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी ऊंचाई जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका आधार का व्यास पूछ रहा है, यानी डी पूछ रहा है, मतलब 2r पूछ रहा है। मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या कितना है, r है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले इसका वर्ग जो दिया हुआ है ना 110 वर्ग मीटर दिया है। तो बोलिए हम लोग के अनुसार जो मतलब वक्र होगा 2 पाई r इंटू एच। तो बोलिए वक्र का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r इंटू एच। तो हम बोले कि 2 पाई r इंटू एच होता है। तो बोलिएगा 2 पाई का मतलब 22/7, r तो निकालना ही है, r निकालना पड़ेगा, उसमें 2 से गुना करेगा तो बोलिए d निकल जाएगा। तो हम बोले व्यास निकल जाएगा। तो अब देखिए r वैसे छोड़ देते हैं। ऊंचाई आपका दिया है कितना, 5। ऊंचाई कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब आप इसको काट दीजिए, ध्यान दीजिएगा। बोलिएगा 11 से काटिए, 11 दहें 110, 11 दूनी 22, बोलिएगा 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कोना कोनी गुना करिएगा तो हम बोले ये 2r बराबर 7 हो गया, 2r बराबर 7। अब बोले 2r यानी त्रिज्या का 2 गुना तो ही व्यास होता है, इसलिए अब r निकाल के उसमें 2 से गुना करते नहीं रहना है। r निकाल के 2 से गुना, सीधा 2r का वैल्यू तो यही तो व्यास है, ये जो है आपका है यही तो व्यास है, यानी व्यास निकल गया आपका कितना, 7। या तो आप r अगर निकालिएगा तो 7/2 करिएगा, और व्यास जो होता है त्रिज्या से 2 गुना होता है, तो 60/2 का जो 2 गुना करिएगा तो फिर यही वाला कटेगा, तो फिर 7 ना आ जाएगा आंसर। समझ में आया ना। तो हम बोले ये 51 नंबर क्वेश्चन था, हो गया। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन पे। बावन नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 है। अधिकतम का मतलब पूर्णांक आपका 100 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ जो रहा है आपका ना S5 तथा S2 विषयों के लिए प्रति छात्र औसत अंकों में क्या अंतर है। प्रति छात्र औसत अंकों में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम बोले ये जो आपका विषय दिया हुआ है S1, S2, S3, S4, S5, और छात्र का जो संख्या दिया हुआ है 4 गो छात्र है, जो कि नाम हुआ है P1, P2, P3, P4। तो इसमें S5 तथा S2 विषयों के लिए प्रति छात्र औसत अंक में अंतर पूछ रहा है, यानी औसत पूछा जा रहा है। तो S5 का मतलब हम बोले S5 निकालिए। ये क्वेश्चन जो नंबर है ये 52 नंबर है। तो हम बोले कि S5 का अगर निकालिएगा तो बोलिए सीधा 85 + 70 + 66 + 62, यानी सब विषय के, यानी S5 में जितना नंबर लाया है, S5 में जो छात्र नंबर लाया है P1, P2, P3, P4, सबको जोड़कर छात्र की संख्या से अगर हम भाग देंगे तो जो औसत आपका निकलेगा। और देखिए S2 भी है। तो S2 वाला विषय में जो छात्र मतलब है, मतलब एग्जाम दिया है P1, P2, P3, P4, उसका औसत का मतलब अंतर कर देना है। तो हम बोले कि 62 नंबर में क्वेश्चन में देखिए P1 लाया है, P1 स्टूडेंट लाया है, बोलिए 62 नंबर। अब हम बोले ये 62 नंबर प्लस बोलिएगा 52
प्लस बोलिएगा 72 प्लस बोलिएगा 37। इसमें आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो जो आएगा औसत, इसमें आप अंतर जो भी मतलब कैलकुलेट करके आए, जो इसका अंतर आएगा, अंतर जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब आइए 53 नंबर पर, बहुत आसान है, ये सब हम बता दिए हैं। मोहित ने 3 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदा। 3 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदा, यानी बोलेगा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 3। अब देखिए, तथा 5 रुपया प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, यानी बेचता है 5 रुपया प्रति अंडा, यानी विक्रय मूल्य हो गया, यानी एसपी जो हो गया सेलिंग प्राइस, वो बोले कितना 5 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। ये जो 35 दिया हुआ है सिर्फ चक्राने के लिए दिया हुआ है। प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है। तो अब हम बोले कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछने के लिए हम आपको बोले थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सबसे पहले आप रेशियो लिखिएगा, उसके बाद बोलिएगा क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर। तो बोले 3 से 5 हो गया, लाभ कितना हुआ है 2, और प्रतिशत में बदलना है तो बोलिएगा 100 से गुना कर दीजिएगा। तो हम बोले 100 से गुना यानी 200/3, यानी 66.2/3, और 66.2/3 का मतलब होता है 66.66%। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं 54 नंबर पर, पहले मिटा देते हैं उसके बाद आते हैं 54 नंबर पर। ठीक, चौवन नंबर क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एक दिन में, ये मिक्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, मिक्स समानुपात जो हम आपको पढ़ाए थे उसी से संबंधित है ये क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में ना बराबर ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके, एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटा कार्य करके, यानी प्रत्येक दिन कितना घंटा मतलब कार्य किया है, 2 घंटा कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। यानी पी जो है ना, पी 2 घंटे पर दिन कार्य करके एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 5 घंटा कार्य करके, एक दिन में क्या घंटा 5 घंटा, तो एक दिन में 5 घंटा कार्य करके क्यू समान कार्य को, यानी वही वाला एक कार्य को, यानी क्यू जो है 5 घंटा कार्य करके 6 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके, एक दिन में बोलिएगा 3 घंटा कार्य करके पी तथा क्यू दोनों मिलकर, पी और क्यू दोनों मिलकर, तो हम बोले पी प्लस क्यू दोनों, पी तथा क्यू दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेते हैं समान कार्य को 20 दिनों में करेंगे, यानी ये वाला कार्य सब आपस में बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमें तो दिन पूछ रहा है, यानी डी का वैल्यू हमें निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब 3 गो इक्वेशन आपस में बराबर हो रहा है, तो पहले 2 गो इक्वेशन को या तो इसको आप बराबर करके, अब हम बोले इसी को मतलब बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अज्ञात मतलब डी है, तो इसको तो आप अलग इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक बार सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। हम बोले यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20 पी, तो बोलेगा यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम बोले 10 दूनी 20 पी बराबर, बोले 6 पंचे 30 क्यू। तो अब हम बोले काट दीजिए, तो हम बोले 0 से 0 खत्म हो गया, यानी आप बोल सकते हैं कि 2p बराबर 3q, 2p बराबर 3q। रेशियो निकालना जरूरी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। तो हम बोले कि यहाँ पे देखिए किसको मतलब चेंज करना यहाँ पे आसान है, तो एक बार हम फिर से इसको लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले q गुने 5 गुने 6 बराबर 3 गुने p प्लस q गुने d। अब देखिए
आप इसको इसको भी ले सकते हैं, इसको तो लेना ही पड़ेगा, ये ज्ञात है, तो आप इसको इसके साथ लीजिए, चाहे इसको इसके साथ लीजिए, बात तो बराबरे है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम ना यहाँ पे P का मान पुट कर रहे हैं। तो P का मान क्यों, अगर Q का पुट करेगा तो दूसरी जगह ना चेंज करना पड़ेगा। अगर Q अगर आप पुट करिएगा तो एक जगह दो जगह चेंज करना पड़ेगा, लेकिन P एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, इसलिए P का वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो बोले यहाँ से P का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बोले 3Q बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो हम बोले यहाँ पे Q गुने 5 गुने 6 बराबर 3 इंटू, बोले P का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 3 बटा 2 Q प्लस Q इंटू D। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम बोले Q गुने 5 गुने 6 बराबर, अब देखिए इसको पहले काटिए लेते हैं, उसी में फायदा हो जाएगा। तो हम बोले 3 से कटेगा, बोले कितना बार में, 2 बार में, यानी इधर जो हो गया बोलिए 5 दूनी 10 Q बराबर। अब हम बोले कि यहाँ पे मतलब हम Q कॉमन ले लेते हैं, तो Q अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 यानी ये वाला स्थिति आ जाएगा, 1 प्लस 3 बटा 2। तो अब हम बोले 1 दूनी 2, 2 3 5 यानी 5 बटा 2 और गुने बोलिए D। अब ध्यान दीजिए, बोले Q से Q खत्म हो गया, 5 से बोलिए कटेगा 2 बार में 10 हो गया, यानी अब जो इधर बच गया सिर्फ 2 बच गया, इधर बोलिए D बटा 2 बच गया, इधर कुछ नहीं तो 1, तो बोलिए कोना कोनी गुना करेगा तो D बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। D बराबर आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आया ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही था, 3 गो इक्वेशन था, तो मतलब 2 को निकाल के पहले बराबर कर लिए, क्योंकि D पूछ रहा है, तो जब तक PQ जब हटेगा नहीं तब तक होने वाला नहीं है, इसलिए बराबर करके हम यहाँ से P का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद P को हम Q में चेंज कर दिए, सब Q में हो गया, उसके बाद B का वैल्यू आपका 4 निकल गया। अब आइए 58 नंबर क्वेश्चन में। अब आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन भी हम बता दिए हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं। कोई विद्यार्थी है, उसको परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वो 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते हैं तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अंक अधिक हो जाते हैं। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है। तो हम बोले एक जगह तो 56 अंकों से फेल हो गया है, एक जगह देखिए न्यूनतम अंकों से 70 अंक अधिक ला लिया। तो एक जगह मतलब कम लाया है, एक जगह अधिक लाया है, दोनों स्थिति में कितना का अंतर है? तो बोलिए 56 में 70 में कितना का अंतर है? तो बोलिए जोड़िएगा 6 और 0 को, तो बोलिए 6, 7 और 5 बोलिएगा 12, यानी 126 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर लिख दूं, यानी ये 55 नंबर है, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी 126 का अंतर है। बोलिए 60 और 24 में कितना का अंतर है? बोलेगा 60 में 24 का कितना का अंतर है? तो बोलिए इधर 6 हो गया, इधर 5 में से 2 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम बोले इधर 36 का अंतर है, निकालना है उसको हम गुना करेंगे। परीक्षा के लिए अधिकतम पूर्णांक क्या है? तो बोलिएगा 100 से आप गुना कर दीजिएगा। समझ में आया? 4 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, 9 से काटिए डायरेक्ट, 9 चौका 36। तो हम बोले यहाँ पे गुना, यहाँ पे काटिए 9 से, तो 9 ही करें, 9 3 12 यानी 9 चौक 36 और कटेगा लगता है। बोलिएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से काटिएगा तो बोलिए 50 बार में कटेगा, तो 7 पंचे 35 यानी 350 आपका आंसर हो गया। 350 आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? चलिए अब 56 नंबर में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, माध्यिका इसका पूछ रहा है, इसका जो है ना माध्यिका पूछ रहा है। ये एसएससी जीडी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब वगैरह माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, परिसर निकालना, ये सब पूछता रहता है आपके एग्जाम में। तो हम बोले 2 3 है, 2 3 है, बोलिए 6 5 है, 4 7 है, इसका माध्यिका निकालना है।
अब हम बोले माध्यिका निकालने के लिए या तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम आरोही में ही लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए आरोही में लिखिए। तो हम बोले सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 2 है। उसके बाद फिर से 2 है। उसके बाद बोलिएगा 3 है। उसके बाद बोलिएगा फिर 3 है। उसके बाद 4 है। उसके बाद 5 है। उसके बाद बोलिएगा 6 है। उसके बाद बोलिएगा 7 है। नहीं ना छूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम आरोही में लिख दिए। किस में लिख दिए, आरोही में लिख दिए। ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखिएगा, अब इधर से भी 3 गो छांटिएगा, इधर से भी 3 गो छांटिएगा, तो बच गया 3 और 4। एगो अगर बचता तो वही वाला आंसर हो जाता। 2 गो बचेगा तो दोनों करके जोड़ के भाग दे दीजिए। तो बोलिए 3 + 4/2 यानी 7/2 का मतलब बोलिएगा आपका 3.5 आंसर हो गया। 7/2 का मतलब आपका 7 का आधा यानी 3.5 आपका आंसर हो गया। अब आइए 57 नंबर क्वेश्चन में। आइए 57 नंबर क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है, हम बता दिए हैं ये सब क्वेश्चन। एफ अकेला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। एफ अकेला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तथा जी अकेला समान कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। जी अकेला समान कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। एफ तथा जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम बोले कि कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़े तो उस व्यक्ति का नाम भी जुटेगा। हम बोले उस व्यक्ति का नाम भी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे हम आपको सबसे पहले बोले थे कि आप सबसे पहले इसका वर्क निकालिए। सबसे पहले क्या करिए, वर्क निकालिए। तो हम बोले 24 और 32 का एलसीएम लीजिए। तो बोले 24 32 का एलसीएम, तो बोले 32 को तोड़ रहे हैं, बोलिए 8 त्रिका 32 को तोड़ेंगे, बोलिए 8 चौका 32। इसको तोड़ेंगे 8 त्रिक 24। 8 पहले सही है, 3 नहीं है, तो इतना मतलब एलसीएम हो गया। यानी 4 तिया 12, 12 अठे 96 आपका एलसीएम हो गया, 96। तो हम बोले अब इफिशियंसी निकालिएगा। तो बोले 24 से इफिशियंसी हम बोले थे निकालने के लिए टाइम एंड वर्क में सबसे पहले। तो बोले 24 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 इफिशियंसी होगा। 32 से भाग दीजिएगा तो 8 × 3 यानी 8 × 4 कटेगा तो 3 बचेगा, यानी इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 3 आ गया। अब समझना है, देखिए एफ तथा जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी एफ और जी दोनों काम पर आया, एक ही साथ आया और काम करने लगा, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ के गया है। तो हम बोले थे जब कार्य समाप्त होने से कुछ दिन अगर पहले अगर छोड़ेगा तो उसका नाम भी रहेगा, और हम बोले उसका नाम भी रहेगा, रजिस्टर पर नाम रहेगा, यानी उसका काम भी जुटेगा और रजिस्टर पर नाम भी रहेगा। तो हम बोले कुछ दिन मतलब पहले छोड़ा है, यानी कोई भी बैच हम स्टार्ट किए तो 5 महीना का मान लीजिए बैच है, 3-4 दिन पहले छोड़ दिए, यानी वो हमारा स्टूडेंट मतलब कहलाएगा और उसका रजिस्टर पर नाम भी रखेंगे। समझ में आया। तो हम बोले कि मतलब इसका काम भी, यानी बोले कौन छोड़ के जा रहा है, जी जा रहा है, तो इसका नाम भी रहेगा, इसका काम भी जुटेगा, रजिस्टर पर नाम भी रहेगा। तो देखिए क्या दिन मतलब 8 दिन पहले छोड़ दिया है, तो बोलिए 8 दिन पहले, तो एक दिन में 3 था, 8 दिन में बोलिए 8 त्रिक 24, यानी 24 काम इसका जुटेगा, इसका 24 काम जुटेगा। तो बोलिए 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 2 9 2 11 1 बोलिएगा 12, यानी 120 काम हो गया। अब बोल रहा है कि मतलब कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो बोलिएगा इससे मतलब 4 3 आप 7 से मतलब भाग दीजिएगा, तो 120/7 आपका आंसर हो गया। 120/7 आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। आइए 58 नंबर पर, 58 नंबर पे आइए। 58 नंबर पर 58 नंबर क्वेश्चन भी हम बता दिए थे असाइनमेंट में, लेकिन फिर से हम एक बार बना रहे हैं। देखिए पूछा हुआ है ना वही चीज। 58 नंबर क्वेश्चन आइए। विद्यार्थियों की औसत आयु ए है। क्या वो विद्यार्थी है हमें नहीं मालूम है, उसका
आपका औसत क्या दिया है, ए दिया है, तथा विद्यार्थी, लिख देते हैं, विद्यार्थी लिखना जरूरी नहीं था, लिख दिए, विद्यार्थी का औसत आयु ए है, तथा अध्यापकों का औसत आयु बी है। अध्यापकों का औसत आयु बोलिए कितना है, बी है, अध्यापक है, अध्यापक का औसत आयु कितना है, बी है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की संख्या जो है ना, अध्यापकों की संख्या से 45 गुना है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, अध्यापक से 45 गुना, यानी ये होगा एक, तो बोले ये कितना गुना होगा, इसका 45 गुना होगा। अब हम बोले पूछ रहा है कि विद्यार्थी तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु क्या है। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का मतलब औसत आपसे पूछ रहा है, दोनों मिलाकर औसत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 45 संख्या का औसत ए है, तो जोगफल होगा कितना, 45 गुने यानी 45 ए। अब हम बोले एगो का औसत है बी, तो जोगफल होगा 1 गुने बी यानी कितना, बी। दोनों को जोड़ के उसकी संख्याओं की संख्या से अगर भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 45 और 1 बोलिए 46, यानी औसत आपका हो गया। समझ में आया इतना, तो यानी आपका आंसर जो हो गया वो इतना हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आराम से सेट लेके बैठिएगा, आराम से समझ में आएगा सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, 59 नंबर पे। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाया जाते हैं तो समान घन की संख्या क्या है। तो हम बोले पहले वो घनाभ है, तो हम बोले ये आपका घनाभ है, ये आपका घनाभ है, ये आपका घनाभ है। इसका देखिए लंबाई दिया है कितना 20, चौड़ाई दिया है कितना 16, ऊंचाई दिया है कितना 12। अब क्या कह रहा है कि इसको ना पिघला करके देखिए घन बनाया गया है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया गया है। तो इसको पिघला दिया तो बोले छोटा छोटा एकदम घन बनाया है, छोटा छोटा घन बनाया है, सब भुजा बराबर है, ये वाला भी 4, ये वाला भी 4, ये वाला भी 4, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 है। ये वाला घन, यानी ये वाला घन क्या वो बनेगा जो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले घनाभ को पिघला करके घन बनाया गया, इसलिए जो घनाभ का आयतन होगा वही इस घन का आयतन होगा। हम बोले इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, यानी जो घनाभ का आयतन होगा वही इस घन का आयतन होगा। समझ में आया, समझ में आया ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बोले पहले बड़ा वाला ई वाला घन का घनाभ का आयतन निकालिएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी बोलिएगा 12 गुने 16 गुने 20। इसी को पिघला करके ये मतलब घन बनाया गया है, तो दोनों घन का आयतन बराबर होगा। तो हम बोले ये वाला घन ऐसा मतलब ढेर सारा मतलब घन बनाया गया है, मान लेते कि एन को बनाया होगा ऐसा घन। तो एगो घन का आयतन निकालिएगा तो बोलिए 4 गुने 4 गुने 4, तो एगो घन का आयतन इतना हो गया। तो मान लेते हैं ऐसा एन को घन बनाया गया है, तो बोलिए एन से गुना कर दीजिएगा, एन से गुना कर देगा। अब ये वाला आयतन दोनों बराबर हो जाएगा। तो बोलिएगा 4 से काटिए 4 पंचे 20, 4 से काटिएगा 4 चौका 16, 4 से काटिएगा 4 तिया 12। तो हम बोले एन बराबर कितना हो जाएगा, गुना करिए, तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, एन बराबर आपका कितना हो गया 60। समझ में, मान लेते हैं कि ऐसा वाला घन एन को बनाया गया है, ठीक है। तो एगो का आयतन इतना, तो एन को का आयतन इतना गुने इतना, दोनों का आयतन हम बराबर कर दिए, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर, फिर अगला वीडियो में हम बनाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 75 भागा 25 का छोटा कोष्ट में दिया है 4/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम बोले यहाँ भागा है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे सबसे पहले छोटी कोष्ट का क्रिया इसमें करना पड़ेगा। तो ध्यान दे, क्रिया करिए। तो बोले सबका एलसीएम निकालिए, तो बोले इसको एक बार में कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बोले 3 2 6 का एलसीएम कितना 6, 6 कटेगा 3 से 2 बार में, तो बोलिएगा 2 चौका कितना 8 माइनस 2, 6 कटेगा 2 से 4 बार में, 3 बार में, तो बोले 3 का कितना 3 प्लस
बोले 6 6 कटेगा मतलब बोले 1 आने 1 के, तो हम बोले 8 1 9, 9 में से 3 गया 6, यानी 6/6 कितना होगा 1 होगा, यानी इतना के बदला में 1 हो गया। तो हम बोले 75 भागा 25 का मतलब गुना, तो अब हम बोले यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो 25 गुने 1 25, यानी 25 या 75, यानी आपका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आया? क्या गो क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका हो गया है ना, 10 हो गया है। अब अगला वीडियो में जो होगा वो सब कर देंगे, ठीक है? अच्छा से देखना है, अगला वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? कल बेहरी में क्लास चलेगा, 7 बजे से क्लास चलेगा, ठीक है? ऑफलाइन चलेगा, ठीक है? तो 7 बजे से आप पहले हम सेट चलवाएंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा, ठीक है? अमित सर भी आएंगे रीजनिंग मतलब डिस्कस करने के लिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? उनका थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, ठीक है? मिलते हैं कल।